हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर 8 चल रहा है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट समझा। नेक्स्ट साथ ही साथ हमने हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव्स के बारे में पढ़ा था कि मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशंस के थ्रू ईएम वेव्स के एग्जिस्टेंस का प्रिडिक्शन दिया था। और उसके बाद उसको जो डिस्कवर है, जो उसको इन्वेंट किया है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोडक्शन करने का सबसे पहला काम किसका था? हर्ट्ज़ का था। तो प्रोडक्शन करा था किसने? मैक्सवेल ने इन 1865 में, एंड 1887 में हर्ट्ज़ ने एक्सपेरिमेंटली ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किया। इसके बाद हमने समझा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या होती है। इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये होती क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स, ऐसी वेव जिसमें दोनों टाइप के फील्ड्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और दोनों के दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे टाइप की वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। जब हम किसी चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो उस केस में वो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है एक सिनुसॉइडल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिनुसॉइडल का मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के हिसाब से, साइन वेव्स के हिसाब से या टाइम के हिसाब से साइन वेव्स की तरह चेंज होता है। जैसे कि साइन वेव्स होती हैं, आपने साइन थीटा की टेबल पढ़ रखा होगा कि साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हो कैसे वेरी करती है। 0 होती है, फिर +1 होती है, फिर 0 होती है, फिर -1 होती है, इसी तरीके से वेरी करती रहती है। साइन वेव्स के बारे में आपने पढ़ा कि इस तरीके से साइन वेव्स, साइन थीटा का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और या फिर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सेलरेटेड चार्ज है, वो सिनुसॉइडल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वहाँ पे प्रोड्यूस होता है सिनुसॉइडल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों के दोनों फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब साथ ही साथ बात आती है कि फिर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव जो होता है वो ई और बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आती है 3 चीज़ें। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी चीज़ है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में ईएम वेव ट्रैवल करेंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। ठीक है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जब हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव ले रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ई और बी आपस में एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो आपको याद रखना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस हिसाब से होगा, ई क्रॉस बी के हिसाब से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो वो किसके डायरेक्शन के टूवर्ड्स निकल के आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टॉपिक, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर शो करती है, मतलब वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। आपने टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, 2 टाइप की वेव होती है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी कौन सी, ट्रांसवर्स वेव होती है। एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी कौन सी, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है कि जिसमें जो वेव का प्रोपगेशन है उसमें जो पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के करेंगे। मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये है तो उसमें जो भी वेव का डिस्टरबेंस है, मतलब जो वेव ट्रैवल करके जा रही है वो कैसे ट्रैवल करेगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। तो उसमें रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशंस बनते थे, आपने पढ़ा होगा। और दूसरी कौन सी होती, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को टी से स्टार्ट करते हैं। तो इस टी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये परपेंडिकुलर का साइन बना रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर वेव का डिस्टरबेंस या फिर जो भी वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही हैं वो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो
परपेंडिकुलर हो, तो आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ्स बन रहे हैं उनका जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इट मीन्स कि ऐसी टाइप की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो यही नेचर हमें प्रूव करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके पास दो फील्ड्स होते हैं, कौन कौन से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा वो ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने 3 डायमेंशनल प्लेन बना रखा है एक्स वाई जेड, दिस इज ओरिजिन ओ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मैंने ली है आपको दिख रहा होगा, ये आपको कैसे इमेजिन करना है, 3 डायमेंशनली इमेजिन करना है, ठीक है। कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, सिनुसॉइडल वेरिएशन है, वो कैसा है यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस। आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस की वाई एक्सिस ऐसी बनी हुई है ना वर्टिकल फॉर्म में, तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है। अब दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे मैंने लेट कर रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस। अब देखिए जेड एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे तो मैंने इस तरीके से बना रखी, लेकिन इमेजिन क्या करना है आपको, जेड एक्सिस एक्चुअली ये है, मतलब बाहर की तरफ, जैसे मैंने ये मार्कर इस तरीके से स्टैंड करवा रखा है, तो जेड एक्सिस ये है। तो इट मीन्स कि इसके अलोंग जो भी यहाँ पे, मतलब एक आगे की तरफ और एक इस बोर्ड के पीछे की तरफ क्रेस्ट और ट्रफ्स बनेंगे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा वो किसके अलोंग हो रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के टूवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के टूवर्ड्स, कौन सी एक्सिस बची, एक्स एक्सिस। तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो कौन सी एक्सिस बची, एक्स एक्सिस। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। एंड वी नो दैट एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये तीनों की तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इससे यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो ईएम वेव्स हैं उसका कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर। वाई, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आपस में तो म्यूचुअली परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते ही है, लेकिन साथ ही साथ वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ सिनुसॉइडली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड प्रोपगेट परपेंडिकुलर टू बोथ दी फील्ड। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, इसी से ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव शो होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है इन वैक्यूम। सो स्पीड, तो वो निकल के आती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, ये होती है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सबसे ज़्यादा, मतलब जो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूं तो वो निकल के आती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहाँ पे, वैक्यूम और फ्री स्पेस में। डिफरेंट मीडियम में जाके उसकी स्पीड भी क्या होती रहती है, डिफरेंट होती रहती है, लेकिन हम स्टैंडर्ड किस मीडियम को लेके चलते हैं यहाँ पे, वैक्यूम और फ्री स्पेस को, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो जैसे हम बात कर रहे हैं ना स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, में मैंने सी से क्यों दिखा रखा है, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट को भी हम सी से दिखाते, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किस में, वैक्यूम में और फ्री स्पेस में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइट एक कैसे टाइप की वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है वो भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे C = E0/B0 लिखूँ, इसके अलावा एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना है, 1/√μ0 ε0। μ0 ε0 की वैल्यू आपको अच्छे से पता ही है। जब हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यू प्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल निकल के आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो इसीलिए आपको याद रखना, अगर मुझे यहाँ पे इन वैक्यूम में या फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालनी है तो वो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल निकल के आएगी। दूसरी चीज़, अगर हमें किसी और मीडियम के लिए निकालना, मतलब इन एनी अदर मीडियम, तो उसमें भी हम यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब म्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट की जगह लिखेंगे म्यू और एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन। और उस केस में वहाँ पे जो भी उसकी स्पीड निकल के आएगी उसे मैं v से इंडिकेट कराऊंगी, और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है, तो उससे लेस देन ही स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो उतना ही रहेगा E0/V0, क्योंकि ये वैल्यू तो वेरी करती रहेगी ना हर एक केस में, हर एक मीडियम के केस में। So 1/√μ into epsilon, where mu is the absolute permeability of that medium and epsilon is the absolute परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, अब जैसा आपको पता है लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर जाती है, उसको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वैसे ही सेम टू सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब देखिए लाइट उसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ और कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किससे कैलकुलेट करते हैं, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके इक्वल निकल के आती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर EM वेव्स किसी और मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/√μ into epsilon naught, epsilon, where mu is the absolute permeability and epsilon is the absolute permittivity of that medium। फोर्थ वन, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। क्यों होती है वो आपको पता ही है। फिफ्थ, एनर्जी जो भी होती है टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो किस में, दोनों में डिवाइड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो इट मीन्स अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सम ऑफ द, एंड साथ ही साथ किसका आएगा यहाँ पे, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के सम के इक्वल टोटल एनर्जी निकल के आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा, दोनों में इक्वली डिवाइड होती है एनर्जी। सिक्स्थ वन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को ओबे करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि अगर कहीं पे 2 या 2 से ज़्यादा वेव आपस में क्या कर रही है, सुपरपोज कर रही है। ठीक है, सुपरपोज कर रही है, तो जो टोटल रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो किसके इक्वल निकल के आएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी डिस्प्लेसमेंट, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल दी वेव। मतलब अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ वेव्स आपस में क्या कर रही, सुपरपोज कर रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल निकल के आएगा, उन सभी के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल निकल के आएगा। सेवेंथ वन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मेन सोर्स क्या होता है, किससे प्रोड्यूस होती है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के थ्रू ये प्रोड्यूस होती है। एट्थ वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको बता दें, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती तो कैसा नेचर शो करती है, अनचार्ज। वो कैसे चार्ज की होती है, ज़ीरो चार्ज की होती है, न्यूट्रल होती है। तो जब न्यूट्रल होंगी तो इट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूँ तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा, बिकॉज चार्ज बॉडी पे डिफ्लेक्शन शो होता है लेकिन अनचार्ज वेव पे डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा जब उसे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच रखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की है, और जो भी उसमें पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़िए और हो सके तो उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज लर्न करने की थोड़ी सी उसमें ज़रूरत है, क्योंकि और साथ ही साथ यूजेस और एप्लीकेशन भी, तो उसको आपको ढंग से पढ़ना है जिससे
एग्ज़ाम में जो भी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप इजीली उसे ग्रैब कर सकें। तो थैंक यू।